सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपका ये मित्र अन्नू कपूर इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बार फिर आपसे मुखातिब है, हाजिर है आपकी सेवा करने के लिए, लेकर सुनहरे दौर के गीत और गीतों से जुड़ी कहानियां, कही अनकही दास्तानें सुनाने। आज गीतों और किस्से कहानियों के इस गुलदस्ते में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर गुलशन नंदा ना होते तो शक्ति सामंत की फिल्म आराधना कभी बनती ही नहीं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि के.एल. सहगल, जो कभी बगैर पिए बिना रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, उन्हें किस म्यूजिक डायरेक्टर ने बिना पिए गाना गवा दिया। इसके अलावा आज मेरे गुलदस्ते में एक उस शख्स की कहानी भी है जिसने हमारी हिंदी फिल्मों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग नामों से संगीत दिया और बहुत से यादगार नगमे बनाए। कौन था यह शख्स, सब मालूम चलेगा आज के ही शो में, और साथ साथ पता चलेगा आपको उस एक्ट्रेस के संघर्ष के बारे में जिसने अपने करियर की चिंता ना करते हुए अपने पति के करियर को बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, और जब हस्बैंड कुछ बन गया तो उसी हस्बैंड ने उस एक्ट्रेस को छोड़ दिया। आज कहानियों में ट्विस्ट रहेगा। आशा करता हूं आज का शो हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा। शक्ति सामंत की फिल्म 1969 आराधना, ये उनकी बेस्ट फिल्म मानी जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब शक्ति दा ने सोच लिया था कि फिल्म बनाएंगे ही नहीं, और फिर इस फिल्म को बनाने का आइडिया मन गुलशन नंदा की वजह से बना लिया। गुलशन नंदा का इस फिल्म के बनने में क्या हाथ है, मैं बताता हूं। हुआ यूं कि जब शक्ति सामंत इस फिल्म को बनाने की सारी तैयारी कर चुके थे, तो उससे एक दिन पहले अचानक फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर ने शक्ति दा को अपनी एक नई फिल्म देखने के लिए घर बुलाया। एक श्रीमान एक श्रीमती। शक्ति सामंत पहुंच गए। जब उन्होंने ट्रायल देखा तो वो शॉक्ड हो गए थे, पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अगली प्लान्ड फिल्म आराधना की कहानी और एक श्रीमान एक श्रीमती की कहानी का क्लाइमेक्स बिल्कुल सेम, और इसकी वजह थी फिल्म के राइटर सचिन भौमिक, जो दोनों फिल्में लिख रहे थे। बड़े भारी मन से निराशा में डूबे हुए शक्ति सामंत चुपचाप अपने घर वापस आ गए और उन्होंने आराधना फिल्म को बनाने का विचार तज दिया, छोड़ दिया। इसी बीच शक्ति सामंत से मिलने राइटर गुलशन नंदा का आना हुआ। गुलशन जी जब शक्ति दा के घर पे पहुंचे, उदास देखा, डिप्रेस देखा। पूछा क्या बात है। शक्ति सामंत ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी, सारी सिचुएशन बता दी। गुलशन नंदा ने कहा परेशान मत हो, भूल जाओ आराधना को और किसी दूसरे सब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दो। दरअसल गुलशन नंदा अपनी एक स्टोरी सुनाने के लिए यहां आए थे। मूड देखकर उन्होंने कहा कि भाई मेरी कहानी सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। शक्ति सामंत ने कहा आए हो तो सुना दो। कहानी शक्ति सामंत को सुनने के बाद पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि फिल्म जरूर बनाएंगे। इसी बीच गुलशन नंदा के दिमाग में फिल्म आराधना को लेकर एक आइडिया आया। चूंकि फिल्म की ओरिजिनल कहानी के अनुसार फिल्म के हीरो राजेश खन्ना को इंटरवल के बाद मरना था और दूसरे हाफ में एक नए हीरो की एंट्री होनी थी। गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत से कहा क्यों ना इंटरवल के पॉइंट पर राजेश खन्ना के मरने के बाद सेकेंड हाफ में भी राजेश खन्ना को ही राजेश खन्ना के बेटे के रूप में लाया जाए और बाप बेटे के रूप में राजेश खन्ना का डबल रोल रखा जाए। इससे इस कहानी का सेकेंड हाफ का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। शक्ति सामंत को आइडिया पसंद आ गया और जो फिल्म वो बंद करने वाले थे उन्होंने उसे इस नए क्लाइमेक्स और आइडिया के साथ बनाने का फैसला कर डाला। दोनों ने पहले आराधना फिल्म के सेकेंड हाफ पर काम किया और इस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई, शूटिंग हुई, फिल्म बनी और जो कहते हैं ना क्या रेस्ट इज
हिस्ट्री। इस फिल्म के बाद जो कहानी गुलशन नंदा ने उन्हें सुनाई थी, इस पर उन्होंने कटी पतंग फिल्म बनाई। तो गुलशन नंदा ही वो शख्स थे जिसकी वजह से आराधना फिल्म बनी, राजेश खन्ना का करियर बना और किशोर कुमार को मिला उनकी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड। केएल सहगल कभी बिना पिए गाना रिकॉर्ड नहीं करते थे। उन्हें किस म्यूजिक डायरेक्टर ने बिना पिए गाना रिकॉर्ड करवाया और वो गीत कौन सा था, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। लेजेंड केएल सहगल गाने की रिकॉर्डिंग 2-3 पैग पीने के बाद ही किया करते थे और हर म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं कर पाता था। सहगल साहब ने अपने समय के हर बड़े संगीतकार के साथ गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन इन म्यूजिक डायरेक्टर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नाम था जिसने सहगल साहब से बिना पिए गाना गवाया और वो गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ कि सहगल साहब ने खुद कहा था कि मेरे मरने पर यही गाना बजाना। कौन था यह संगीतकार? ये संगीतकार थे नौशाद। नौशाद से सहगल साहब की मुलाकात का किस्सा भी बड़ा मजेदार है, सुनिए। हुआ यूं कि नौशाद साहब अपने गीतकार मित्र डीएन मधोक के साथ कारदार स्टूडियो में बैठे हुए थे। इसी बीच वहां एक शख्स आया जिनके सर पर कम बाल थे और वो चश्मा लगाए हुए थे। आते ही इस शख्स ने मधोक साहब के साथ पंजाबी में बात करनी शुरू कर दी और अचानक मधोक ने नौशाद से पूछा, अरे भाई तुमने इन्हें पहचाना कि नहीं? नौशाद साहब ने कहा, जी नहीं, मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं। इस पर उन्होंने बताया, ये कुंदन लाल सहगल हैं जिनके साथ तुम कारदार साहब की अगली फिल्म शाहजहां कर रहे हो और उसी फिल्म में तुमने इनसे गाने भी गवाने हैं। इस पर नौशाद ने सहगल से कहा, माफ कीजिएगा मगर आपको पर्दे पर बालों के साथ बिना चश्मे के देखा है, इसलिए अभी पहचान नहीं पाया। इस पर सहगल ने कहा, वो फिल्मों का सहगल है, असली सहगल जनाब आपके सामने है। तो ये थी दोनों की मुलाकात, दो लेजेंड्स नौशाद और केएल सहगल। कुछ समय बाद शाहजहां फिल्म के गीतों की रिहर्सल के दौरान जब मिले तो कुछ देर प्रार्थना करने के बाद वो अपने साथ लाए मैट पर बैठ गए और बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर जोसेफ की तरफ देखा और काली 5 लाने का इशारा किया। ड्राइवर ने झट से एक विस्की की बोतल लाकर एक पैक बनाकर हाथ में दे दिया। नौशाद साहब ने पूछा, ये क्या है? सहगल साहब ने कहा, इसके साथ ही तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, आपको कोई एतराज? इस पर नौशाद ने कहा, जी नहीं, आप शौक फरमाएं। पहला टेक होने तक सहगल का पहला पैक खत्म हो गया था, पर गाने से संतुष्ट ना होने के कारण दूसरा टेक ले लिया गया। दूसरे टेक के साथ ही दूसरा पैक भी बन गया। टेक पे टेक होते रहे मगर गीत फाइनल नहीं हो सका। ज्यादा शराब पीने के कारण सहगल साहब के सुर भी सही नहीं लग रहे थे। शाम 6 बजे से सुबह के 4 बज गए, गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नौशाद साहब ने केएल सहगल से कहा, सब म्यूजिशियंस थक गए हैं, ब्रेक चाहते हैं, सुबह हो गई है, ऐसा करते हैं आज शाम को ये गाना रिकॉर्ड करते हैं। शाम हो गई। शाम को जब सहगल साहब आए तो नौशाद ने उनसे कहा, यह गाना बगैर शराब पिए गा दो। इस पर सहगल ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं बिना पिए गा ही नहीं सकता। नौशाद साहब ने भी जिद ठान ली, कहा कि मेरा कहा मान लीजिए, एक टेक बगैर शराब के गा दीजिए। नौशाद की जिद के आगे सहगल को झुकना पड़ा, मगर एक शर्त रखी। वो शर्त ये कि वो एक टेक बिना पिए देंगे और एक टेक पिए हुए, और जो बेहतर होगा वही गीत फिल्म में रखा जाएगा। अगले दिन जब सहगल नौशाद से मिले तो उन्हें दोनों टेक सुनवाए गए। सुनने के बाद जिस टेक को सहगल ने चुना वो टेक वही था जिसे महान केएल सहगल ने
बगैर शराब का सहारा लिए अंजाम दिया था। नौशाद साहब के साथ ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद सहगल साहब चले गए। आखिरी रस्मों के समय उनकी इच्छा के अनुसार आखिरी ख्वाहिश थी, यही गीत बज रहा था। हिंदी फिल्म इतिहास की मशहूर कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों, इस फिल्म के बनने की कहानी और इस फिल्म के क्लाइमेक्स का आइडिया कहां से आया, ये किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सन 1983 में आई फिल्म जाने भी तो यारों, ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक मानी जाती है फिल्म, कल्ट फिल्म है बिल्कुल। इस फिल्म को देखकर ये लगता है कि जैसे बड़ी मस्ती और बड़ी मजाक और तबीयत से इस फिल्म को बनाया गया होगा, मगर आप यकीन नहीं करेंगे इस फिल्म को बनाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा डायरेक्टर कुंदन शाह को। कुंदन शाह ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद डायरेक्शन में अपना करियर बनाने की सोची। ये वो समय था जब सिर्फ फिल्म डिवीजन हुआ करता था जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करता। अब या तो वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते या फिर कमर्शियल सिनेमा के दिग्गज ऋषिकेश मुखर्जी और मनमोहन देसाई के को असिस्ट करते, जिनके अंडर में 18 से 20 असिस्टेंट हुआ करते थे और जिसमें से सिर्फ पहले 2 या 3 असिस्टेंट्स को ही पैसा मिला करता था, बाकी के असिस्टेंट तो ट्रेनीज के रूप में फ्री में काम किया करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने साथ के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा सिनेमा कम्यून, जिसमें सिनेमाटोग्राफर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर्स और डायरेक्टर्स भी थे, जिसमें उनके साथ शामिल हो गए विनोद चोपड़ा, सुधीर मिश्रा, आज के बड़े बड़े नाम है ये, विनोद प्रधान, बड़े भारी डायरेक्टर फोटोग्राफी हैं, रेनू सलूजा, हु अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर विद अस, ग्रेट एडिटर। दोस्तों, कुंदन शाह की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी जाने भी दो यारों। इस फिल्म की स्टोरी उन्होंने ही लिखी थी, मगर उनकी यह स्टोरी अब तक की आई कॉमेडी फिल्म से अलग हटकर थी, जिसकी वजह से उन इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए कोई राइटर नहीं मिल पा रहा था। वो जिस किसी भी राइटर के पास जाते, वो उनकी स्टोरी में लॉजिक ढूंढता और उनके साथ काम करने से मना कर देता। ऐसे में फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने कुंदन शाह को दिल्ली में थिएटर करने वाले एक लेजेंडरी डायरेक्टर रंजीत कपूर का नाम सुझाया। सब तरफ से हार चुके कुंदन शाह दिल्ली जाकर रंजीत कपूर से मिले। रंजीत कपूर ने कहा कि मैं आपकी फिल्म के डायलॉग तभी लिखूंगा जब मुझे आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी। कुंदन ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। स्टोरी अभी इंटरवल तक ही पहुंची थी कि रंजीत कपूर ने कहा कि मैं आपकी फिल्म के डायलॉग लिखने को तैयार हूं। कुंदन ने कहा, भाई अभी स्टोरी तो पूरी हुई नहीं। इस पर रंजीत कपूर ने कहा, कोई बात नहीं, स्टोरी मैं जरूर सुनूंगा, मगर मैं ये फिल्म कर रहा हूं। उस समय रंजीत कपूर के साथ उनके साथी सतीश कौशिक भी मौजूद थे। तो रंजीत कपूर ने कुंदन से कहा, अगर मैं किसी के साथ ये फिल्म लिखूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? कुंदन शाह ने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कुंदन शाह गुजराती है, मगर बजट अपना वही रहेगा, बजट की चिंता मुझे नहीं है। रंजीत कपूर ने कहा। कुंदन ने कहा, कौन है राइटर? रंजीत कपूर ने कहा, सतीश कौशिक। इस पर चाय की चुस्की रहे सतीश को ठसका लग गया। उन्होंने रंजीत से कहा, ये रंजीत साहब ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी अपने नाम के अलावा कुछ लिखा ही नहीं। इस पर रंजीत कपूर ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग के बारे में, तुम मेरे साथ ये फिल्म लिख रहे हो, दैट्स फाइनल। इस तरह दोनों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे, रंजीत कपूर और सतीश कौशिक। महीने भर में फिल्म के डायलॉग्स लिख दिए गए, मगर उन्हें इस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को फिल्म के क्लाइमेक्स में इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए थी। फिल्म का बजट लिमिटेड था। ऐसे में एक दिन घूमते हुए रंजीत कपूर पहुंच गए सांता क्रूज रेलवे स्टेशन। सड़क पर वो किताबें नहीं होती हैं, किताबें खरीदी। महाभारत की भी एक किताब निकल आई जिसकी कीमत थी 1.5 रुपया। किताब लेकर घर आ गए और उस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एकदम सही रहेगा, और उन्होंने उस किताब के हिसाब से ही फिल्म के हूबहू डायलॉग लिख डाले। बाकी इम्प्रोवाइजेशन सेट के ऊपर खुद एक्टर्स ने कर लिया और इस तरह यह फिल्म कंप्लीट हुई। इसके बाद जब बिना किसी पब्लिसिटी के ये फिल्म रिलीज हुई तो अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स था। फिल्म इंडस्ट्री में जहां अपने एक नाम की पहचान बनाने के लिए लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं और सफल होने पर नाम से कोई छेड़छाड़
पसंद नहीं करते हैं, वहीं एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा भी था जिसने फिल्मों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग नामों से संगीत दिया और हमें दिए एक से एक बढ़कर यादगार गीत। कौन था ये संगीतकार, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब, अब बात एक ऐसे फनकार की जो एक्टर, सिंगर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कंपोजर, प्रोड्यूसर और साथ साथ टीचर भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूजिक माइस्ट्रो सी रामचंद्र की। सी रामचंद्र यानी रामचंद्र नरहर चितलकर का जन्म 1918 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चितली गांव में हुआ था। एक्टर बनने की ख्वाहिश लिए सी रामचंद्र सन 1934 में चले आए, फिल्मों में शुरुआत की। उन्होंने सम्राट मूवी टोन द्वारा प्रोड्यूस फिल्म नागानंद से एक्टर के तौर पर अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, लेकिन म्यूजिक की तरफ ज्यादा रुझान होने के कारण उन्होंने भारतीय संगीत की शिक्षा कुछ समय तक पुणे में पंडित विनायक राव जी से लेने के बाद नागपुर में पंडित शंकर राव जी से ग्रहण की। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें मिनर्वा मूवी टोन में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम मिल गया। दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां इंडस्ट्री में एक नाम की पहचान करने के लिए लोग स्ट्रगल कर देते हैं और अगर कामयाब हो जाते हैं तो एक अक्षर भी चेंज करना पसंद नहीं करते, वहीं सी रामचंद्र के साथ ऐसा नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने फिल्मों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग नामों से संगीत दिया। 1942 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई, इसका नाम था सुखी जीवन, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने राम चितलकर के नाम से म्यूजिक दिया। हालांकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा करने के पीछे उनकी मजबूरी रही, क्योंकि वो मिनर्वा मूवी टोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जिसके चलते वो बाहर की फिल्म नहीं कर सकते थे। ऐसे में जब उन्हें कॉमेडियन, एक्टर, प्रोड्यूसर भगवान दादा की मूवी का ऑफर मिला तो उन्होंने अपना नाम बदलकर म्यूजिक देना पड़ा, जो आगे भी जारी रहा। मैं आपको बता दूं, जिन 6 नामों से उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया वो नाम है चितलकर, अन्ना साहब, आर.एन. चितलकर, राम चितलकर, शामू और सी रामचंद्र। दोस्तों, जब वो फिल्मों में गीत गाते थे तो अपना नाम चितलकर कर दिया करते थे और उनके करीबी लोग उन्हें प्यार से अन्ना कहकर बुलाते थे। अन्ना साहब के नाम से उन्होंने बहादुर प्रताप और मतवाले फिल्में की। वहीं मराठी फिल्मों में उन्होंने आर.एन. चितलकर के नाम से भी संगीत दिया। अपनी पहली फिल्म के अलावा बदला और दोस्ती जैसी फिल्में राम चितलकर के नाम से की। शामू के नाम से उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की, जिसका नाम था ये है दुनिया। बाकी सारी फिल्में उन्होंने सी रामचंद्र के नाम से की। गीत लिखे, कंपोज किए, गाए भी, और साथ ही कुछ फिल्मों में उन पर परफॉर्म भी किया। वापस आकर बात करेंगे कि किस तरह सचिन देव बर्मन की बीमारी की वजह से मिल गई किशोर कुमार को आराधना और हो गया उनका धमाकेदार कमबैक हिंदी सिनेमा में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, 1969 की फिल्म आराधना के गीतों से जो परिचित नहीं हो वो हाथ उठा दे। हमारे जो लोग 92.7 बिग एफएम पर जो सुन रहे होंगे, कोई भी ये सवाल करेगा तो उसको मूर्ख करार दे दिया जाएगा। शक्ति सावंत की इस फिल्म का संगीत दिया था माइस्ट्रो सचिन देव बर्मन ने। उन दिनों यह प्रचलन था कि फिल्म के शुरू होने पर लॉन्चिंग पैड के तौर पर फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड होते थे और गानों की रिकॉर्डिंग की खबर इंडस्ट्री के प्रचलित अखबार स्क्रीन में छप जाती थी। फिल्म के गानों को गाने के लिए सचिन देव बर्मन की पहली पसंद थे मोहम्मद रफी, और यही वजह थी कि उन्होंने फिल्म के 2 गीत मोहम्मद रफी से गवाए, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली और बागों में बहार है। इससे पहले कि वो और गानों को रिकॉर्ड करवा पाते, तबीयत दादा की खराब हो गई, बीमार पड़ गए। हेल्थ के हाथों मजबूर दादा के संगीत की जिम्मेदारी आन पड़ी उनके बेटे पंचम के कंधों पर, आर.डी. बर्मन।
आर.डी. बर्मन की किशोर कुमार से बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो किशोर कुमार को एज ए सिंगर लाइक भी बहुत करते थे। लेकिन किशोर कुमार का उस वक्त करियर अच्छा नहीं चल रहा था। पंचम के दिमाग में ये बात बस गई और आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज को इस्तेमाल करने का निर्णय ले डाला। पंचम का मानना था कि राजेश खन्ना एक नया आर्टिस्ट है जिसके ऊपर किशोर की आवाज बहुत फिट रहेगी। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए उनके अपने विचार होंगे। किशोर कुमार के साथ रिहर्सलें शुरू कर दी। आर.डी. ने किशोर के साथ कोरा कागज, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना, इन गानों की तैयारी करनी शुरू कर दी। जब गानों की फाइनल रिकॉर्डिंग चल रही थी तब पिताजी यानी सचिन देव बर्मन की हालत में कुछ सुधार आ गया और वो फाइनल रिकॉर्डिंग को सुनने स्टूडियो जा पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि किशोर गाना गा रहा है। पंचम से बोले, ये तूने क्या किया? मैं रफी से गाने गवाना चाहता था क्योंकि वो इंडस्ट्री की नंबर 1 आवाज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स की वो पहली पसंद है। वैसे भी राजेश खन्ना की पहले आई 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। कम से कम गानों की वजह से तो फिल्में अच्छे से प्रमोट की जा सकती हैं। क्या तुझे रफी की आवाज में रिकॉर्ड किए हुए पहले 2 गीतों में कहीं कोई कमी लगी है? बेटे आर.डी. बर्मन ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया कि आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने वो दोनों गीत सुने हैं और कहीं से भी कमतर नहीं है, मगर बचे हुए गीतों के लिए मुझे लगा किशोर की आवाज बहुत एप्ट और परफेक्ट रहेगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुने फिर बताएं। सचिन दादा ने जब किशोर की आवाज में वो तीनों गाने सुने तो खुश हो गए। आर.डी. बर्मन ने उनकी जो रॉ ट्यून्स को जिस फैशन में फाइनल टच किया था वो सचमुच बेहतरीन था। गाने फाइनली किशोर की आवाज में ही रिकॉर्ड हुए। जब फिल्म रिलीज हुई तो किशोर के गाए इन गीतों को बहुत कामयाबी मिली और इस फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए किशोर कुमार को उस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। और इस तरह से इस फिल्म के साथ ही कमबैक हुआ किशोर कुमार। वापस आकर बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने अपने करियर की चिंता फिक्र किए बगैर सारा जीवन लगा दिया अपने पति के करियर को बनाने में, और जब पति कुछ बन गया तो उसी पति ने पत्नी को छोड़ दिया। ये एक्ट्रेस कौन थी? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वो एक्ट्रेस जिसने अपने करियर की परवाह किए बगैर अपना सारा जीवन लगा दिया पति के करियर को बनाने में, और पति जब कुछ बन गया तो उसने छोड़ दिया। इस एक्ट्रेस का नाम शम्मी जी, हम सब उन्हें शम्मी आंटी के नाम से बुलाते हैं। फिल्मों में शम्मी के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस का असली जिंदगी का नाम था नरगिस। ये वो समय था जब शम्मी फिल्मों में कई साल से काम कर रही थी और बन गई थी एक जाना पहचाना नाम। वो एक्टर महिपाल, मनहर देसाई और करण दीवान के साथ लगातार काम करती थी। इसी बीच उन्हें जॉनी वॉकर के साथ फिल्म मुसाफिर खाना में काम करने का मौका मिला। फिल्म के दौरान दोनों दोस्त बन गए। एक दिन जॉनी वॉकर के ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई सुल्तान अहमद से, जिनका फिल्मों से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती चली गईं। वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद दोनों ने सन 1970 में शादी कर ली। सुल्तान अहमद अपने करियर में कुछ खास नहीं कर रहे थे। उन्होंने शम्मी से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। फिल्मों में कई साल काम करने के दौरान उनके कई दोस्त बन चुके थे और शम्मी जी के प्रयास से जल्दी ही सुल्तान अहमद को उनकी पहली फिल्म हीरा को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का मौका मिल गया। और इस तरह सुल्तान अहमद साहब का फिल्मी कैरियर हो गया शुरू। शम्मी जी ने इस दौरान अपने पति को प्रोडक्शन में असिस्टेंट के रूप में मदद की और फिल्म में कोई रोल भी नहीं किया, दूसरी फिल्म साइन नहीं की, ताकि वो पूरा ध्यान अपने पति के प्रोडक्शन में, होम प्रोडक्शन में लगा सकें। उन्होंने पति के साथ रहने के लिए एक घर भी खरीदा जिसे उन्होंने सुल्तान अहमद की बहन के नाम कर दिया, क्योंकि
ननद पति की बहन उस समय कुछ नहीं कर रही थी और शम्मी जी चाहती थी कि ननद सिक्योर्ड हो जाए। यही नहीं, बल्कि शम्मी जी ने सुल्तान अहमद के भाई के परिवार को भी अपने साथ रखा और उनके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई। इसके बाद फिर उन्होंने सुल्तान अहमद की अगली फिल्म गंगा की सौगंध में प्रोडक्शन को संभाला। शम्मी जी अपने करियर को नजरअंदाज करके अपने पति के करियर को संवारने में लग गई, क्योंकि उनको पता था कि सुल्तान अहमद की तरक्की में ही उनकी तरक्की भी है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के बाद जैसे सुल्तान अहमद एकदम बदल से गए। उनका एक दूसरी औरत से अफेयर शुरू हो गया। शम्मी जी को वो अवॉइड करने लगे, दूरियां बढ़ गईं। शम्मी जी की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, मां बनने की। 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और हद तो तब हो गई जब कार्टर रोड में एक दोस्त के घर पार्टी के दौरान बहुत बड़ा झगड़ा हो गया उनका पति के साथ। पब्लिक ने तमाशा देखा। सबके सामने हुए इस झगड़े ने शम्मी आंटी को तोड़ डाला। शम्मी जी को समझ आ गया कि सुल्तान अहमद ने अपना करियर बनाने के लिए उनके कॉन्टैक्ट्स का और उनका इस्तेमाल किया था। और एक दिन शम्मी जी ने फैसला कर डाला, घर छोड़ने का फैसला। पति, घर, जेवर, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब छोड़कर चली आईं और अपने किराए के मकान में मां के साथ रहने लगीं। उनके दोस्तों में आशा पारेख, नंदा और नरगिस ने उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर शम्मी स्वाभिमानी महिला, उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। अगले 8 दिनों के अंदर ही उन्हें धर्मेंद्र और हेमा के साथ फिल्म का ऑफर आ गया और इसके बाद उन्हें फिर कभी काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। आज उन्होंने जो कुछ भी नाम कमाया वो अपने खुद के दम पर कमाया। शम्मी आंटी, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रही हों तो मैं सलाम करता हूं आपको, और आप जैसी वीरांगना को हम सब प्रणाम करते हैं। आपने अपना करियर एक तरफ रख के जिस आदमी से प्यार किया था, जिसकी पत्नी आप बनी, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको सलाम है शम्मी आंटी। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।